जरा आप उस खौफनाक सुबह की कल्पना कीजिए। मतलब जब एक पूरा समाज रात को अपनी मातृभाषा में सपने देखता है और अगली सुबह उठकर उसे बताया जाता है कि अब से उनके शब्द, उनकी आवाज़ और उनका लहजा सब गैर कानूनी है। हाँ, ये सच में बहुत भयानक, बहुत डरावना ख्याल है। बिल्कुल। और कोई भी इंसान अपनी पहचान को शब्दों में ही तो पिरोता है ना? लेकिन अगर वो शब्द ही छीन लिए जाएं तो क्या बचता है? आज की हमारी इस चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी भयानक खामोशी और एक तरह के सांस्कृतिक आघात पर बात करने वाले हैं। सही कहा। और इसके लिए हम अल्फोंस डौडे की एक बहुत ही ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि बहुत भावुक कहानी द लास्ट लेसन का विश्लेषण करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी के पन्ने पलटना नहीं है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि जब सत्ता किसी समाज की रीढ़ तोड़ना चाहती है तो वो सबसे पहला वार उसकी भाषा पर क्यों करती है। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ना इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक असल घटना पर आधारित है। बिल्कुल, ये बात फ्रैंको पर्शियन युद्ध के समय की है, जब फ्रांस को पर्शिया के हाथों एक बहुत ही अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। और अगर मैं सही हूं तो इस समय पर्शिया का नेतृत्व ऑटो वॉन बिस्मार्क कर रहे थे। हाँ, वही बिस्मार्क, जिन्हें इतिहास उनके कड़े फैसलों और ब्लड एंड आयरन की नीति के लिए जानता है। तो इस हार का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण और संसाधन से भरे हुए जिले अल्सिस और लॉरेन रातों रात पर्शिया के कब्जे में चले गए। अरे बाप रे, मतलब रातों रात एक पूरी आबादी किसी और देश के अधीन हो गई। हाँ, और बिस्मार्क की रणनीति सिर्फ जमीन हथियाने की नहीं थी। वो फ्रांसीसी मनोबल को मानसिक रूप से पूरी तरह कुचलना चाहते थे। तो इसी पूरी भू राजनीतिक उथल पुथल को ये कहानी एक बहुत ही अलग और अप्रत्याशित नजरिए से दिखाती है। मतलब हम इसे फ्रांज नाम के एक छोटे स्कूली बच्चे की नजरों से देखते हैं, जो इस कहानी का नरेटर भी है। और एक बच्चा इन सब चीजों को कैसे प्रोसेस करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करेंगे उसके फ्रेंच शिक्षक एम हैमल की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल उस गांव के स्कूल को दे दिए। और हाँ, ओल्ड हाउजर जैसे गांव के बुजुर्गों का भी एक बहुत ही प्रतीकात्मक किरदार है इस कहानी में। हाँ, ओल्ड हाउजर का किरदार बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है और फ्रांस स्कूल के लिए लेट है। उसे एम हैमल से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज पार्टिसिपल्स के नियमों पर कुछ सवाल पूछे जाने हैं और फ्रांस को कुछ नहीं आता। एक छोटे बच्चे का पढ़ाई से भागना तो बहुत आम बात है। मतलब उसके लिए बाहर की दुनिया उस क्लासरूम की घुटन से कहीं ज्यादा आकर्षक होती है। हाँ, वो तो है। उस दिन बाहर बहुत गर्मी थी और दिन एकदम चमकीला था। पक्षी चहचहा रहे थे और लकड़ियों के कारखाने के पीछे पर्शियन सैनिक अपनी ड्रिल कर रहे थे। फ्रांस के मन में आता है कि वो स्कूल बंक कर दे और पूरा दिन बाहर ही बिताए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक तरफ पर्शियन सैनिक उस जमीन पर कब्जा कर चुके हैं जो फ्रांस का घर है, और दूसरी तरफ वही फ्रांस उनके मार्च पास्ट को एक लुभावने खेल की तरह देख रहा है। क्या एक बच्चे का विदेशी सैनिकों के मार्च पास्ट को देखकर आकर्षित होना उस गहरे खतरे को नजरअंदाज करना नहीं है जो उन सैनिकों की मौजूदगी दर्शा रही है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। मतलब एक मासूम बच्चे का दिमाग इन राजनीतिक कब्जे और तबाही की बारीकियों को नहीं समझता। सही बात है, उसे क्या पता कि राजनीति क्या होती है। बिल्कुल। उसके लिए वो मार्च पास्ट महज एक तमाशा है, एक दृश्य है। और ये ना उस समाज की मासूमियत और एक तरह की अज्ञानता को भी दर्शाता है, जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि उनके दरवाजे पर तबाही दस्तक दे चुकी है। उफ, ये तो बहुत भारी बात है ना? वो बच्चा उन सैनिकों के कदमताल की आवाज में छुपे उस भविष्य को नहीं सुन पा रहा है, जहां उसे अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया जाएगा। पता है, तो वहां एक बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ जमा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले 2.5 साल से इस बोर्ड पर सिर्फ बुरी खबरें ही आई हैं। हाँ, मतलब युद्ध हारने की खबरें या कोई नए कड़े फरमान। बिल्कुल। तो फ्रांस बिना रुके वहां से भागता रहता है। तभी एक लोहार उस पर तंज कसता है कि इतनी जल्दी क्या है, स्कूल शुरू होने में अभी बहुत समय है। उस लोहार का वो तंज कोई साधारण मजाक नहीं था। वो शायद उस नए आदेश को पढ़ चुका था। अच्छा, मतलब उसे पता चल गया था कि क्या होने वाला है। हाँ, उसकी आवाज में कड़वाहट रही होगी, ये जानते हुए कि अब उस स्कूल की अहमियत ही क्या रह गई है, जब उनकी शिक्षा की बुनियाद ही उखड़ने वाली है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वहां का नज़ारा
पूरी तरह बदला हुआ था। मतलब अक्सर किसी भी स्कूल की सुबह एक बहुत ही शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन की तरह होती है। हाँ, बच्चों की आवाजें, डेस्क खिसकाने की आवाजें। बिल्कुल। जैसे गाड़ियों की आवाज़ होती है, यात्रियों की जल्दबाजी होती है, वैसे ही स्कूलों में भी डेस्क पटकने या बच्चों के एक साथ रट्टा मारने और टीचर के डंडे की आवाज़ें आम होती हैं। लेकिन उस दिन वहाँ रविवार की सुबह जैसी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। एकदम सन्नाटा। हाँ। अब क्या ये खामोशी सिर्फ इस वजह से थी कि बच्चे एम हैमल के डंडे से डरे हुए थे, या ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े सांस्कृतिक भूकंप के आने से पहले की शांति थी? मुझे लगता है वो सन्नाटा सिर्फ अनुशासन का सन्नाटा हो ही नहीं सकता था। वो असल में एक वैक्यूम था, एक तरह की शून्यता थी। वैक्यूम कैसे? मतलब जब किसी समाज से उसकी स्वाभाविक आवाज छिनने वाली होती है तो एक अजीब सी डरावनी शांति छा जाती है। उस क्लासरूम की खामोशी इस बात का संकेत थी कि आज रोजमर्रा का कोई आम दिन नहीं है। बच्चे और शिक्षक शायद अनजाने में ही सही उस भारीपन को महसूस कर रहे थे जो एक युग के खत्म होने पर महसूस होता है। और क्लासरूम के अंदर का माहौल तो उस खामोशी से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। फ्रांस डरा हुआ था, उसे लगा कि आज तो उसे बहुत बुरी तरह डांट पड़ेगी, लेकिन एम हैमल उसे बिल्कुल नहीं डांटते। सच में ये बहुत अजीब बात थी फ्रांस के लिए। हाँ, इसके विपरीत वो बहुत ही विनम्रता से फ्रांस को अपनी जगह पर बैठने को कहते हैं। और जब वो फ्रांस अपनी डेस्क पर बैठता है तो वो देखता है कि एम हैमल ने अपना खास हरा कोट, एक झालरदार शर्ट और कढ़ाई वाली सिल्क की टोपी पहनी हुई है। वही लिबास जो वो सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे। हाँ, और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कोई इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनेगा। मतलब हार के दिन जब सब कुछ लुट चुका है तो क्या ये महज एक दिखावा था? दिखावा नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है, यानी एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। वो कैसे? देखिए, जब बाहरी दुनिया पर आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है, जब आपकी जमीन और आपकी सत्ता छिन जाती है, तो इंसान अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए उन चीजों का सहारा लेता है जो उसके बस में होती हैं। अच्छा, मतलब जो चीजें वो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। एम हैमल का अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहनना उनकी उस 40 साल की सेवा का सम्मान था। वो हार के सामने झुकने के बजाय अपनी पहचान को पूरे गौरव के साथ ओढ़ रहे थे। वाह। ये उनका तरीका था पर्शिया के आदेश को ये बताने का कि तुम हमारी जमीन जीत सकते हो लेकिन हमारी गरिमा नहीं। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है, और ये गरिमा उस क्लासरूम के आखिरी हिस्से में भी दिखाई दे रही थी, जहां आमतौर पे खाली रहने वाली बेंचों पर आज गांव के बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। हाँ, ओल्ड हाउसर और वो पूर्व पोस्टमास्टर। हाँ, ओल्ड हाउसर अपनी पुरानी प्राइमर की किताब घुटनों पे रखे बैठे थे। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि वे वहां पढ़ाई करने नहीं बल्कि एक तरह से पश्चाताप करने आए थे। पश्चाताप और साथ ही साथ एक मोक्ष श्रद्धांजलि भी। वे बुजुर्ग जीवन भर अपनी मातृभाषा को अहमियत ना देने की गलती का बोझ लेकर वहां आए थे। मतलब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की। हाँ, ये एक पूरे समाज का सामूहिक दुख था। अच्छा। जो ये महसूस कर रहा था कि उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान चीज को कितनी आसानी से अनदेखा कर दिया था। और फिर वो क्षण आता है जब एम हैमल वो घोषणा करते हैं जिसने फ्रांस के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो बताते हैं कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। मतलब उनकी मातृभाषा पर सीधा बैन लग गया। हाँ, और कल नया टीचर आ जाएगा और ये उनका फ्रेंच का आखिरी लेसन है। इस बीच फ्रांस को पार्टिसिपल सुनाने के लिए कहा जाता है और वो पहले ही शब्द पर बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। जाहिर है उसे तो कुछ आता ही नहीं था। हाँ, अब यहाँ पर एक बात बहुत सोचने वाली है। ऐसे मौके पर कोई भी इंसान अपनी भड़ास निकालने के लिए सिस्टम को या हारने वाले राजा को या फिर जीतने वाले दुश्मन को गालियां देता है, लेकिन एम हैमल फ्रांस को डांटने के बजाय खुद को और पूरे समाज को दोषी ठहराते हैं। ऐसा क्यों? एक शिक्षक अपने आखिरी दिन अपनी ही नाकामियां क्यों गिनाएगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और यही सवाल ना इस पूरी कहानी की दार्शनिक रीढ़ है। एम हैमल का खुद को दोषी ठहराना हमें प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालने की इंसानी फितरत के बारे में बताता है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि कल कर लेंगे। बिल्कुल। वो पूरे एल्सेस को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि हमने हमेशा सोचा कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत वक्त है, कल सीख लेंगे।
वो फ्रांस के माता पिता की आलोचना करते हैं जिन्होंने शिक्षा से ज्यादा चंद सिक्कों को अहमियत दी और बच्चों को खेतों में काम करने भेज दिया। और वो खुद को भी तो दोषी मानते हैं ना। हाँ, वो खुद को भी नहीं बख्शते। हाँ। वो मानते हैं कि उन्होंने भी कई बार बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने बागीचे में पौधों को पानी देने भेज दिया था। ये आत्मनिरीक्षण बहुत गहरा है। हाँ। मतलब ये बताता है कि कोई भी विदेशी ताकत आप पर तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक आप खुद अंदर से खोखले ना हो जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक समाज अपनी शिक्षा और अपनी भाषा को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है तो वो असल में अपने दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल रहा होता है। और फ्रांस को उस पल जो असहनीय पछतावा होता है वो इसी का परिणाम था। हाँ, जो किताबें कुछ घंटे पहले तक उसे भारी बोझ लगती थीं, हाँ। आज अचानक उसे अपने पुराने बिछड़ते हुए दोस्तों जैसी लगने लगी। क्योंकि मानवीय स्वभाव ही ऐसा है ना कि जिस चीज के हमेशा हमारे पास रहने का हमें यकीन होता है हम उसकी कदर ही नहीं करते। हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, जब फ्रांस को ये एहसास हुआ कि उसके पास अब कल का विकल्प नहीं है तो उसके दिमाग ने उस भाषा और उन किताबों के प्रति एक तीव्र लगाव पैदा कर दिया। ये सिर्फ किताबों का नुकसान नहीं था, ये उस कड़ी का टूटना था जो उसे उसके पूर्वजों और उसकी संस्कृति से जोड़ती थी। और इसी कड़ी को जिंदा रखने के लिए एम हैमल फ्रेंच भाषा पर एक बहुत ही भावुक लेकिन तार्किक भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत और स्पष्ट भाषा है। हाँ, उन्होंने उसे दुनिया की सबसे लॉजिकल भाषा भी कहा। बिल्कुल। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद इतिहास के हर गुलाम देश पर लागू होती है। उनके शब्द थे कि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उनकी अपनी भाषा पर पकड़ होती है तब तक उनके पास अपनी गुलामी की जेल की चाबी होती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, और मैं इस विचार को एक रोज़मर्रा की एनालॉजी से समझना चाहूँगा। जैसे एक डिजिटल पासवर्ड होता है ना किसी बहुत ही भारी भरकम तिजोरी का। मान लिया जाए कि किसी इंसान को कैद कर लिया गया, उसे पूरी दुनिया से काट दिया गया, लेकिन अगर उस इंसान के दिमाग में उस तिजोरी का, उस सिस्टम का पासवर्ड सुरक्षित है तो आज़ादी की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। मतलब जब तक पासवर्ड याद है तब तक कोई भी कैद स्थायी नहीं है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि साम्राज्यवादी ताकतें और तानाशाह हमेशा भाषा पर ही सबसे पहले हमला क्यों करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ जमीन क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि भाषा महज एक कम्युनिकेशन का टूल या बातचीत का साधन नहीं है, ये संस्कृति का, इंसानी विचारों का डीएनए है। बिस्मार्क सिर्फ फ्रांस की जमीन और वहां की कोयले की खदानों पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। उनका असली मकसद फ्रांसीसी लोगों के सोचने का तरीका बदलना था। अच्छा, मतलब उनके दिमाग पर कब्जा करना। बिल्कुल। अगर किसी समाज की डिक्शनरी बदल दी जाए, उनके मुहावरे और उनके लोकगीत बदल दिए जाएं, तो धीरे धीरे उनकी यादें भी उसी नई भाषा में तब्दील हो जाती हैं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है ना? बिना तलवार उठाए किसी कौम को हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बनाने का ये सबसे अचूक हथियार है। और एम हैमल उसी पासवर्ड को बचाने की गुहार लगा रहे थे। ये नजरिया वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, इस भारी वैचारिक चर्चा के बाद अगर हम क्लासरूम की गतिविधियों पर वापस आएं तो वो आखिरी दिन बहुत ही अजीब था। जब ग्रामर का पाठ शुरू होता है तो फ्रांच को सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझ आ रहा है। हाँ, मतलब जो उसे पहले कभी समझ नहीं आता था। एम हैमल भी इस तरह पढ़ा रहे थे जैसे वो अपना सारा ज्ञान, अपना पूरा वजूद एक ही झटके में उन बच्चों के दिमाग में उंडेल देना चाहते हो। ये उस खो चुके समय को एक ही दिन में जी लेने की बेताबी थी। फ्रांस की एकाग्रता इसलिए चरम पर थी क्योंकि उसके दिमाग से वो कल का पर्दा हट चुका था। हाँ, अब उसे पता था कि कल तो कोई लेसन होगा नहीं। वो पहली बार सक्रिय रूप से पूरे होशो हवास में अपनी भाषा को सुन रहा था। और एम हैमल की वो बेताबी एक मरते हुए इंसान की उस आखिरी कोशिश जैसी थी जो अपनी विरासत किसी के हाथों में सौंप कर जाना चाहता है। बिल्कुल। और ग्रामर के बाद राइटिंग यानी लिखने का सेशन आता है। उस दिन एम हैमल बच्चों के लिए जो नई कॉपियां लाए थे उन पर बहुत ही सुंदर लिखावट में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। वो दृश्य बहुत खूबसूरत है। हाँ, हमारे स्रोतों में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है कि जब वे कॉपियां डेस्क पर रखी गईं तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी क्लास में छोटे छोटे फ्रांस के झंडे फहरा रहे हों। वे कॉपियां अब महज कागज के पन्ने नहीं रह गई थीं, वे राजनीतिक सीमाओं को नकारने का एक घोषणा पत्र थी। क्या बात है। उस छोटे से क्लासरूम के अंदर
उन कॉपियों ने एक ऐसा स्वतंत्र फ्रांस बना दिया था जहां पर्शियन सैनिकों के आदेशों की कोई अहमियत नहीं थी। और उस दौरान क्लास में जो शांति थी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। सिर्फ कागज पर पेन चलने की, मतलब उस स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। बच्चे इतने मगन थे पढ़ाई में। हाँ, यहाँ तक कि क्लास में कुछ मच्छर घुस आए, लेकिन छोटे बच्चों ने, जो आमतौर पर कीड़े मकोड़ों को देखकर शोर मचाते हैं ना, उन्होंने उन मच्छरों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो सब बस लिखने में खोए हुए थे। बिल्कुल। और उसी खामोशी के बीच फ्रांज की नज़र छत पर बैठे उन कबूतरों पर पड़ती है जो धीरे धीरे गटर घूं कर रहे थे। फ्रांज अपने मन में सोचता है कि क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन बोलने पर मजबूर करेंगे। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ इतना गहरा दुख है और दूसरी तरफ एक बच्चे का ये ख्याल। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि एक मासूम बच्चे के मन से निकला ये विचार दरअसल तानाशाही की सबसे बड़ी सीमा को उजागर करता है। सीमा को कैसे? मतलब इंसान राजनीतिक लकीरें खींच सकता है, फरमान जारी कर सकता है, मनुष्यों को डरा धमकाकर उनकी जबान बदल सकता है, लेकिन प्रकृति। हाँ, प्रकृति पर किसका जोर है? बिल्कुल, प्रकृति किसी बिस्मार्क या किसी राजा के आदेशों की मोहताज नहीं है। पर्शिया की सेना चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक कबूतर की आवाज को जर्मन में नहीं बदल सकती। वाह, क्या बात कही आपने। ये विचार दिखाता है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान को जबरदस्ती मिटाने की कोशिश कितनी खोखली और अप्राकृतिक होती है। वो शांति और एकाग्रता बच्चों का डर नहीं था, बल्कि उनका खामोश विद्रोह था। बहुत ही सटीक विश्लेषण। और इसी विद्रोह की शांति के बीच एम हैमल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हुए थे। वो क्लासरूम की एक एक चीज को ऐसे देख रहे थे जैसे हर डेस्क, हर दीवार को अपनी यादों में हमेशा के लिए तराश लेना चाहते हों। हाँ, आखिर वो 40 साल से वहां थे। 40 सालों का सफर। बाहर उनके लगाए अखरोट के पेड़ बड़े हो चुके थे, खिड़की के पास लगाई गई हॉप वाइन की बेल छत तक पहुंच गई थी, और उसी समय ऊपर के कमरे से उनकी बहन के सामान पैक करने की आवाजें आ रही थीं। क्योंकि उन्हें अगली ही सुबह देश छोड़कर जाना था। हाँ, वे आवाजें महज ट्रंक खिसकाने की आवाजें नहीं थीं। वो एक युग के खत्म होने की उल्टी गिनती थी। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक जगह की जड़ों को सींचने में लगा दी, अब उसे उसी जमीन से उखाड़ा जा रहा था। वो भी इतनी बेरहमी से। हाँ, वो कमरा, वे पेड़, वे बच्चे, यही उनकी पूरी दुनिया थी। और उस दुनिया का अंत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। और वो पल आ ही जाता है। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, प्रार्थना की आवाज आती है, और ठीक उसी क्षण बाहर से उन पर्शियन सैनिकों के ट्रम्पेट्स यानी उनकी तुरही की आवाजें आने लगती हैं, जो अपनी ड्रिल से वापस लौट रहे थे। ये टाइमिंग भी ना बहुत कुछ कहती है। हाँ, मतलब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ठीक 12 बजे ही वे आवाजें आईं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सिनेमाई और साहित्यिक तकनीक है। घड़ी का 12 बजाना और पर्शियन तुरही का बजना, ये एक साथ फ्रांस के लिए आधिकारिक हार और पर्शिया के वर्चस्व का ऐलान था। मतलब पुराने वक्त का अंत और नए वक्त की शुरुआत। हाँ, वो आवाज ये पुष्ट कर रही थी कि अब वक्त बदल चुका है और अब से यहाँ के नियम और यहाँ की भाषा किसी और की होगी। इसके बाद एमएमएल अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। फ्रांस महसूस करता है कि उसने एम हैमल को इतना विशाल, इतना महान पहले कभी नहीं देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उनके होंठ कांपते हैं। वो कहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनका गला भर आता है। वो कोई शब्द नहीं निकाल पाते। एक इंसान जो हमेशा शब्दों से खेलता रहा। हाँ, एक शिक्षक जिसका पूरा जीवन शब्दों के सहारे बीता, आज उसके पास कहने को एक भी शब्द नहीं था। क्योंकि जब दर्द अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है तो भाषा खुद ब खुद हार मान लेती है। वो भावना इतनी भारी थी कि कोई भी शब्द उस वेदना को समेट नहीं सकता था। उनकी वो खामोशी उनकी किसी भी स्पीच से कहीं ज्यादा चीख चीख कर सच बयां कर रही थी। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षरों में मुमकिन था बोर्ड पर लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे। वे 3 शब्द सिर्फ एक नारा नहीं थे। वे शब्द एम हैमल की 40 साल की तपस्या का निचोड़ थे। वो हार मान रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। शरीर से हारे थे पर दिमाग से आजाद थे। हाँ, वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उस क्लासरूम से निकलने वाला हर बच्चा अपने दिल में फ्रांस की आज़ादी की एक चिंगारी लेकर जाए। और इसके बाद एम हैमल मुड़ते तक नहीं है। वो अपना सिर दीवार के सहारे टिका लेते हैं और सिर्फ अपने हाथ से एक इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई, आप लोग जा सकते हैं। एक बहुत ही
खामोश विदाई। हाँ, और उधर वो बुजुर्ग हाउजर अपना चश्मा पहने पुरानी प्राइमर की किताब पढ़ते हुए बच्चों की तरह रो रहे थे। ये दृश्य एक चेतावनी की तरह लगता है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार पाकर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही। अगर इसे रोज़ नहीं जिया गया, इसकी रोज़ हिफाजत नहीं की गई, तो ये किसी भी दिन छिन सकती है। और यही द लास्ट लेसन का सबसे क्रूर लेकिन सबसे सच्चा सबक है। हमारी पहचान, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे, बाहरी ताकतें उसे मिटाने के मौके तलाशती रहेंगी। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प विचार जहन में आता है। पूरी चर्चा उस खौफनाक सन्नाटे से शुरू हुई थी जब एक भाषा को रातों रात बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल। तो जरा सोचने वाली बात है कि जब किसी समाज से उसकी भाषा छीन ली जाती है, तो क्या सच में उनकी सांस्कृतिक यादें मिट जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर वो खामोशी खुद एक नई भाषा बन जाती है? बिल्कुल, उस ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए उन आखिरी शब्दों की तरह, जो बिना एक भी आवाज निकाले, बिना कुछ कहे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सब कुछ कह गए। इस मूक भाषा के ताकत के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए।